नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमारा फरवरी का दूसरा हफ्ता खत्म हुआ है, तो उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट इस पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आई हूँ कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से दिन हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका 7 फरवरी, जो कि सेफर इंटरनेट डे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार के सेफर इंटरनेट डे की हमारी जो थीम थी, देखिए आप भी जानते हैं कि कैसे भी क्वेश्चन हो हमसे पूछी जाती है थीम। तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो हमको पता होनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट डे कौन सा है, किस चीज के लिए मनाते हैं और इस बार की थीम क्या है। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए आगे बढ़ना। पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ये इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में 15 नेशंस इसको मनाते हैं, ताकि हम लोग जो भी इंटरनेट में जो भी ऑनलाइन करते हैं उन सब के लिए एक ये स्टार्ट किया गया। एक्चुअली में इसको सबसे पहली बार 2009 में स्टार्ट किया गया था। पर मैं आपको क्या कहूंगी कि आप लोग कितना लर्न कर लो, ये डे इंपॉर्टेंट लर्न कर लो, किस चीज के लिए मनाते हैं और इस बार की थीम क्या है, क्योंकि एग्जाम में जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे वो थीम के ऊपर बनते हैं, राइट। अगला है हमारा 10 फरवरी, जो कि वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दहलन या फिर दालों का दिवस जिसको हम कहते हैं, वो मनाया जाता है। और ये विश्व में जो ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसका इस बार की थीम भी है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सतत भविष्य के लिए दालें। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूएन जो है उन्होंने इस डे को मनाने की घोषणा करी थी 10 तारीख को, और तब से ये चीज मनाते आ रही हैं। ठीक है, थीम याद रखना। पल्सेस भी आप जानते हैं क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था बनाना। और हमारी जो FAO है, FAO का मतलब क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पूरे के लिए काम करती है, जो भी इस इनसे जुड़े हुए हैं। देखो, अगर मैं FAO की बात करूं, जो कि यूएन के अंडर ही आती है, इन्होंने 11 प्रकार की दालों को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जो हमारी इंपॉर्टेंट दालें हैं। हमारे अगर मैं भारत की स्पेशली बातें करूं, अगर इंडिया के बारे में बात करूं, तो हम लोग दालों को उगाते भी बहुत है और बहुत बड़े उपभोक्ता भी हैं हम लोग। ठीक है, 25% भारत का हम लोग ही मनाते हैं। इस पे यूपीएससी मेंस में भी सवाल किया जा चुका है। तो पल्सेस जो है भारत में, आप जानते हैं, काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है हमारी। इसको बढ़ाना, इसको इसकी पैदावार को बढ़ाना, ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। सरकार ने इसके लिए काफी सारे नए नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। तो भारत में पल्सेस, याद रखिएगा, भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और भारत इसको उगाता भी है। ऐसे ही 11 फरवरी हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये यूनानी दिवस क्यों मनाते हैं? ताकि जो यूनानी शब्द है, यूनानी के बारे में हर एक व्यक्ति को पता चले। इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है इसके पीछे? इस दिन यूनानी को समझने वाले एक फिजिशियन का बर्थडे आता है, जिनका नाम है हकीम अजवल खान, जिनको भारत में यूनानी का सबसे बड़ा एक माना जाता है। उनका बर्थडे आने के लिए इस चीज को मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी इस पूरे के लिए। कहाँ पर? भारत की कैपिटल दिल्ली, दिल्ली जिसको एनसीटी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, ताकि हम लोग यूनानी की महत्व को भूल ना सके। ठीक है, एक्चुअली में जो यूनानी है, उन ये जो हकीम अजमल खान थे, इनका बहुत इंटरेस्ट था यूनानी को बढ़ावा देने में। इसीलिए उन्होंने भारत में दिल्ली के अंदर सेंट्रल कॉलेज भी बनवाया, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी दवा खाना
और आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो कि करोल बाग में ही है दिल्ली में, वो भी बनाया। बाकी इन्हीं को यहाँ पर इन्हीं की स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत में एक आयुष मंत्रालय भी है जो इनकी आगे स्टडीज को भी बनाता है। और आयुष मंत्रालय ने ही ये डिसाइड किया था 2017 में कि हम 11 फरवरी जब हकीम अजमल खान का जन्म दिवस आता है उस दिन हम लोग वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाने वाले हैं। सो इस प्रकार से आपको यूनानी दिवस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट एक और दिवस के ऊपर। दिवस है हमारा 13 फरवरी। ये मैंने अलग से काफी सारा लिखा है, क्यों? क्योंकि जिन के लिए इनको मनाया जाता है वो लेडी, वो महिला के बारे में हमें पढ़ना और जानना बेहद जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, कोई भी स्टेट लेवल का वन डे एग्जाम कुछ भी प्रिपेयर करो, सरोजनी नायडू को पढ़े बिना मत जाइएगा। 13 फरवरी हम यहाँ पर क्या मनाते हैं? नेशनल विमेन्स डे। मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रही हूँ। ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है चेयरमैन, प्रेसिडेंट चूज किया गया था। साथ ही साथ ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिनको यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस का पहला गवर्नर बनाया गया था। असल में ये सरोजनी नायडू बिलोंग करती हैं कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद की बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो यूपी में हुई थी। ठीक है, याद रखना इनके बारे में। इनको भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स में इनके बुक्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आया है। जैसे एक मैं आपको बताऊं, इवन ये क्वेश्चन तो केबीसी में भी पूछा गया था। जो सरोजनी नायडू है उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक जो प्ले लिखा था जिसका नाम है महेर मुनीर। महेर मुनीर, ये प्ले इनका बहुत फेमस और बहुत जाना जाता है। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? पर्शियन लैंग्वेज में प्ले लिखा गया था, जो कि उस समय के निजाम ऑफ हैदराबाद को बहुत भा गया था। बाकी काफी सारी अपनी बुक्स जो है वो इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में लिखा करती थी। और इनकी एक बुक 1905 में पब्लिश भी हुई थी लंदन में, सबसे पहली बुक। कौन सी बुक थी? बुक का नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में प्रॉपरली इन्होंने लिखी थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद और भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। एक और इंपॉर्टेंट बुक इनकी आपको याद रखनी है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स मैं चाहूंगी कि हर एक स्टूडेंट अपने नोट्स में ऐड कर ले इनके बारे में। ठीक है भाई, अब इनके बारे में हम और चीजें देख लेते हैं। आप इनको जानते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ते हुए इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। अब मैं इनके बारे में अगर बात करूं और चीजों की, तो ये जो है पॉलिटिकली काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए काफी काम किया है। इन्होंने बहुत सारी नई नई चीजों में काम किया। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इन्होंने जो है एक 1911 में बाढ़ में, कलकत्ता में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, कलकत्ता उड़ीसा के रीजन में, वहां पर इन्होंने बाढ़ को बचाने के लिए बहुत काम किया था, जिसके लिए इनको क्या टाइटल मिला था? केसरे हिंद। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, गांधी जी को भी बोयर वॉर के समय केसरे हिंद का टाइटल मिला था, सेम उसी प्रकार से इनको भी मिला था। लेकिन इन्होंने ये टाइटल वापस लौटा दिया था, गिव अप कर दिया था। कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें उन्होंने, गांधी जी ने, सरोजिनी नायडू ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, केसरे हिंद का टाइटल गिव अप कर दिया था। गांधी जी से ये मिली थी। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को काफी आगे बढ़ाया। इन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें करी। इन्होंने इंडियन वुमेन एसोसिएशन भी बनाई थी। साथ ही साथ इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, सरला देवी चौधरानी, इन सबके साथ मिलकर के होम रूल लीग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको हम कहते हैं, काफी सारे काम करे थे। फिर फाइनली इन्होंने, जो आप जानते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय भी इन्होंने क्या किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर गांधी जी से यह आग्रह किया था कि आप
महिलाओं को भी इस पूरे में शामिल होने थे। समझ रहे हो इस बात को? तो ये इन्होंने यहाँ पर अलाउ किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर। ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल है कि किसने गांधी जी को ये चीज कही थी कि महिलाओं को भी जो है पूरी मार्च में जुड़ने दे, दांडी मार्च के समय। और जब दांडी मार्च में 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अरेस्ट हो गए थे, तब सरोजनी नायडू को ही नया लीडर उस पूरे कैंपेन का बनाया गया था। ठीक है, यही वो लेडी हैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गई थी। उसके बाद ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भी इनको जेल में बंद किया गया था। 21 महीनों के लिए ये जेल में रहे। क्लियर है भाई? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक? तो ये इनके बारे में मैंने जितने भी आपको फैक्ट्स बताए हैं इनके बारे में, ये सब मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट अपने नोट्स में लिख ले, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपको जो बताए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी इधर उधर की बात नहीं है। ठीक है, बाकी इनके बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो इनकी पुत्री पद्मजा नायडू के पास संकलन है, पूरी तरीके से रखी हुई है। पुत्री का नाम भी याद रखिएगा, पद्मजा नायडू। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको इंफॉर्मेशन भी दी है और सारा कुछ ये समझाया, प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ डिफेंस से जुड़ी हुई न्यूज। सबसे पहली है मेरी एक्सरसाइज तरकश। एक्सरसाइज तरकश न्यूज में क्यों हूं? क्योंकि पहली बार जो है यहाँ पर एक्सरसाइज तरकश जो क्यों परफॉर्म की गई है, 6th एडिशन इसका हुआ है, जिसमें क्या तैयार किया जाएगा, टेररिस्ट से निपटने का तैयारी की जाए। इसमें हमारे होते हैं वेपन्स, इसमें 4 एक वेपन्स का नाम है, मैं आपको बता देती हूँ। CBRN, CBRN वेपन्स हथियारों के लिए। सी से मतलब है केमिकल हथियार, बी से क्या है बायोलॉजिकल, और आर से क्या है रेडियोलॉजिकल। ये वो वेपन्स है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये टेररिस्ट में यहाँ पे सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल किया गया है। तो इसी के अगेंस्ट यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज की गई है तरकश। अब सवाल ये है कि किसके साथ एक्सरसाइज की गई है? तो ये हम लोगों ने हमारी भारत की तरफ से NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूएस की तरफ से यूएस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने मिलकर के यहाँ पे तैयारी करी है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है हमारे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आप पिक्चर देखिए ये वाली नहीं, सॉरी अभी आगे आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा ये पूरी परफॉर्म की गई है। क्या नाम है एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज तरकश। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज तरकश जो है वो किस किस के बीच में की गई है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये किसके बीच में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ये किस पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस किस के बीच में होती है, क्योंकि बीच में होना ये सब तो बहुत कॉमन सी बात है। इन सब पे क्वेश्चन तो बनते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। अगला सवाल ये कहां पर हुई है? तो देख लीजिए भाई, चेन्नई में हुई है। अगला सवाल की हुई कहां पर है? तो वो है चेन्नई। अगला यहाँ पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे थल के सेना अध्यक्ष जो है अभी, जनरल मनोज पांडे, उन्होंने अभी दिल्ली में एक बुक का उद्घाटन किया है। बुक का नाम है अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, सावधान। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहेंगे। और इस पूरे यहाँ पर ये जो बुक है क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, ये पूरी बुक ये लॉन्च जो की गई है किस पर्पस से की गई है? इसका पूरा पर्पस है यहाँ पर जो पुराने हमारे ऑफिसर्स रहे हैं उनको ट्रिब्यूट देना, और उनके बारे में ये सब बताना कि वो किस तरीके से उन्होंने हमारे देश को एक शेप दी है। ठीक है, उसी के ऊपर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखिएगा, सेंट्रल कमांड बुक, ये पूछा जा सकता है। किस सावधान बुक का नाम है ये भी पूछा जा सकता है। और इस बुक को लिखने वाले यहाँ पर पर्सन कौन है? पब्लिश तो इस बुक को करा है टाइम्स ग्रुप में। ठीक है, पब्लिश इस बुक को टाइम्स ग्रुप में किया है। और इसको जो होता ना उद्घाटन करना, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है। उसके अलावा इस बुक को लिखने वाले पर्सन्स का नाम क्या है वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, नोट्स में लिख लीजिए। ऑथर बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऑथर लिखेंगे, लेखक कौन है इसके? वो है
लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप, और कौन है साथ में, विक्रम डिसूजा। ठीक है भाई, ये भी याद रखिएगा। बुक में क्या बताया गया है आर्मी के बारे में। ठीक है, सूर्य कमांड जो है हमारी, जो सूर्य कमांड जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल कमांड को सूर्य कमांड के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बताया गया। तीसरा और इम्पोर्टेंट, जो ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही थी, ये पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये किससे जुड़ी हुई है, प्रेसिडेंट के कलर अवार्ड से। बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड के बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड बेसिकली क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर तो खैर पुरानी है, ये मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ आपको। ये पिक्चर बहुत पुरानी है, इसको आप मतलब सिर्फ देख लो कि ऐसे एक अवार्ड दिया जाता है, अभी की पिक्चर है नहीं ना इसलिए। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर्स दिए हैं, किसको, हरियाणा पुलिस को। आपसे ये सवाल बनेगा कि ये अवार्ड, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, किस पर्पस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, पर्पस आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी प्रॉपर पिक्चर जो है मतलब वो मिली नहीं है, तो मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको एक पिक्चर दिखा दी, ताकि थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी एक पिक्चर दी जाती है। तो इस बार का ये अवार्ड किसको दिया गया है, हरियाणा पुलिस को दिया है, ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये हमसे पूछा जाएगा कि ये अवार्ड किस पर्पस के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड हमारे यहाँ पर काफी बड़ा एक मिलिट्री, अगर आपने कुछ बहुत अच्छा किया है तो उसके लिए दिया जाता है। इस बार हरियाणा पुलिस को दिया गया है। ठीक है ना, निशान कहा जाता है इसको, और ये 1951 से चल रहा है। 1951 से ये चीज दी जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके हिसाब से ये अवार्ड दिया जाता है, अलग अलग कलर्स के प्रकार से इसको अवार्ड दिया जाता है। इसकी सेरेमनी होती है पूरी, जन गण मन हमारा गाया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और उसके बाद यहाँ पर एक मार्च की जाती है, और मार्च कंप्लीट होने के बाद फिर आगे पूरा होता है। मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट नहीं है ये अवार्ड देने के लिए, ठीक है, वैसे प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो उनके बिहाफ पे कोई और भी यहाँ पर दे सकता है, जैसे अमित शाह, या और भी किसी प्रकार से ये दिया जा सकता है। पहली बार किसको दिया गया था, पहली बार यूपी की पुलिस को दिया गया था, ये भी लिख लीजिएगा। पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड यूपी पुलिस को फर्स्ट टाइम दिया गया था। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस बार का किसको दिया है और पहली बार किसको दिया। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को। तो मेरा जो आपसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है, आपको समझाना कि इस तरीके के फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये थी आपकी कुछ डिफेंस की इंपॉर्टेंट समाचार इस हफ्ते के। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट समाचारों को देख लेते हैं। पहला एक सैटेलाइट है जिसका नाम है निसार सैटेलाइट। ये किसने बनाई है, इसरो और नासा ने मिल करके एक मिशन डिसाइड करा है जिसका नाम है निसार मिशन। निसार क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, या आपको याद क्या रखना है। निसार पहली चीज तो इसरो और नासा ने मिलकर के बनाई है, ये इंडिया में आने वाली है सैटेलाइट, दोनों ने मिलके बनाई है, नाम इसका आपको पता होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये निसार जो पूरा सैटेलाइट है, ये बहुत ज्यादा बड़े साइज की नहीं है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है हमारा आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च की जाएगी। क्या काम क्या करेगी, सवाल तो ये है ना कि ये ठीक है मिशन तो आई है, काम क्या करेगी। देखिए, ये अर्थ की जो सतह है, पृथ्वी की पूरी सतह पर काम करेगी। वहां पे ये देखेगी कि पूरी सतह के आसपास जो चेंजेस आ रही हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि कहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, उन सब के ऊपर ये तैयार करेगी, स्कैन करेगी। ये स्कैन करेगी और हमारे जीपीएस को और ज्यादा बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसका यही है, अर्थ के सरफेस को पूरा चेक करना, कहाँ पे वॉल्केनो, कहाँ पे ज्वालामुखी का विसर्जन हो रहा है, कहाँ पर बाढ़ आ रही है, कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, कहाँ पे ग्लेशियर पिघलते जा रही हैं, कहाँ पर एग्रीकल्चर में चेंज आ रहा है, ये उसको देखने के लिए पूरी बनाई गई है। ये बहुत ही बेहतरीन इमेजेस हमें तैयार करके देगी। ठीक है, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता दिन है या रात है, ये प्रॉपर तरीके से दिन रात हर तरीके से काम करने में कामयाब है, सक्षम है। याद हो जाएगा सबको ये मिशन। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसरो देखो बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज में है।
तो इसरो एक और नई चीजों के लिए यहाँ पे न्यूज में है, एसएसएलवी के लिए। एसएसएलवी क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के रूप में अभी इसका टेस्ट किया गया है प्रॉपर तरीके से, एसएसएलवी का। तो इसरो ने तैयार करी है, सेकेंड अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट किया था, फेल हो गया था। दूसरा अटेम्प्ट इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यहाँ पे तैयार किया गया। पहले किया था, वो फेल हो गया था, तो दोबारा यहाँ पे तैयार किया है। तो ये एक और सैटेलाइट है इसरो की तरफ से, सक्सेसफुल टेस्ट हो चुकी है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, सक्सेसफुल हो गई है। तो अब यहाँ पर बहुत छोटा व्हीकल है ये, वरना हमेशा से हमारे बड़े व्हीकल होते थे। लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रॉकेट को कैरी करके ले जाने वाला, ठीक है, जो कैरी करके लेके जाएगा। ये इसरो ने बनाया एसएसएलवी, ताकि छोटे से टाइम में छोटी सैटेलाइट को इस्तेमाल करके बड़ी चीजों को हासिल किया जा सके। तो ये 110 टन का मास है इसका, सबसे छोटा आज तक का व्हीकल है जो कैरी कर रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। और भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए हैं, इसरो और भी चीजों के लिए न्यूज में है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक आदित्य L1 मिशन बताया था ना, सन के, सूर्य की पूरी स्टडी करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो एक इसरो इसके लिए भी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो तीन आपने अभी तक इसको याद कर लिए। इसरो की काफी सारी चीजें हैं, अभी काफी सारी चीजों के लिए फरवरी महीने में न्यूज में है। तो एक साथ लिस्ट बना लेना इन सब की, जहां पर भी आप करंट अफेयर्स कर रहे हो अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, आप सब इसको एक साथ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से स्टार्ट किया हुआ ऑपरेशन दोस्त। ये बात तो हर एक एस्पिरेंट को, जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है एग्जाम की, सबको पता है कि टर्की में बहुत बुरा अर्थक्वेक आया था। सब जानते हैं इस चीज को। 7.8 रिक्टर स्केल पे नापा गया अर्थक्वेक था, बहुत बुरा था। तो अब यहाँ पर इंडिया का फर्ज बनता है कि हम अपने, जो एक राज्य है, जो एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने कभी हमारी भी मदद करी थी, जब इंडिया जो है, जब कोविड के से जूझ रहा था, तब टर्की ने भी 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पे भेजे थे जिसमें पूरी कोविड मेडिसिन थी। तो अब यहाँ पर इंडिया भी उस चीज के लिए ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर मदद करने के लिए स्टार्ट करा है। ऑपरेशन दोस्त के नाम से शुरू किया गया है, जो कि इंडिया की तरफ से वहां पर क्या किया जाएगा, अपना इंडियन एयरफोर्स का C-17 जो एयरक्राफ्ट है वहां भेजा गया है, ताकि वहां पर हम लोग जो भी मदद पहुंचा सके, किसी भी प्रकार की मदद है, वो हम वहां पे पहुंचाएंगे। हर तरीके की मदद पहुंचाने की कोशिश है। और इंडिया जो है वो ऐसा नहीं देखता कि यहाँ पर पहुंचाना है या वहां पर। अगर उन्होंने भी कभी हमारी मदद करी, और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमेशा से रही है, तो इसी प्रकार से हमने ये चीज करी है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हम लोग, किसी कंट्री में कोई डिजास्टर आ गया है, कोई बहुत बड़ा कोई परेशानी आ गई तो हम लोगों ने करा है, पहली बार नहीं है। हम लोगों ने मॉलडीव्स में भी, मॉलडीव्स में एक बार हमने, हमारे पास में ये मॉलडीव्स, जाने के लिए वीजा भी नहीं चाहिए। तो 2004 में जब यहाँ पर सुनामी आई थी, तब हम लोगों ने ऑपरेशन कैस्टर के तहत यहाँ पर बहुत सारी नेवल शिप और एयरक्राफ्ट भिजवाए थे। ऐसे ही श्रीलंका में भी जब यहाँ पर 2004 में सुनामी आई थी, जापान में आई थी, नेपाल में आई थी, बहुत बार हमने इस तरीके की चीजें यहाँ पर करी है। और अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले समुद्र मैत्री के रूप में किया। तो हमें ये सब चीजें इनमें करने में इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है, ऐसा पहला हमारे पास मौका नहीं है। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि इंडिया इन चीजों में आगे रहता है। तो इस बार हमारी जो कोशिश रही है, वो कोशिश किससे जुड़ी हुई रही है? हमारी एक और नेबरहुड कह लो आप, वो है टर्की। टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, काफी ज्यादा तबाही हुई है। अभी तक 30,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर ये देखा गया कि जाने जा चुकी हैं, और मतलब काफी ज्यादा लोग मलबे में दब गए। तो भारत वहां पे क्या पहुंचाएगा? भारत ने वहां पर एक आर्मी के बहुत से डॉक्टर्स की टीम को भिजवाया है, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स जो मोबाइल हैं, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स को वहां पर भिजवाया है, मतलब ऐसी वैन्स वगैरह को भिजवाया है। तो इस तरीके की पूरी एक सहायता भारत द्वारा दी गई है। इसको भी आपको याद रखना है कि इस तरीके की चीजें होती हैं तो भारत उसमें हमेशा आगे रहता है। टर्की में भी और सीरिया में भी 150 से ज्यादा लोगों को वहां पहुंचाया जा चुका। और ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सब करने की जिम्मेदारी होती है
एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की। एनडीआरएफ बनाई ही इस चीज के लिए गई है कि इस तरीके की कोई भी समस्या आती है तो एनडीआरएफ तैयार है इन चीजों को काम करने के लिए। ठीक है, भारत में भी कहीं साइक्लोन आ जाए, चक्रवात आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, ये तैयार है, रिस्पांस फोर्स है हमारी ये भारत की, तो ये तो तैयार है। रिस्पांस फोर्स काम यही है कि कुछ डिजास्टर हो गया तो रिस्पांस है। और ये बनाई किसके तहत गई है? एनडीएमए 2005 के एक्ट के मुताबिक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था, जिसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। मुझे ये आपको फैक्ट एक्चुअली में अभी बताना था, मैं चाह रही थी कि ये फैक्ट मैं आपको बताऊं कि एनडीएमए के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये सवाल यूपीएससी द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। और आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगी कि हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ पर मेरा वीडियो सुन रहा है, समझता है, डेली फॉलो करता है वीडियोस को, तो उसके लिए मैं एक चीज ये बोलूंगी कि आप सभी लोग एक लिस्ट पॉलिटी में जरूर बनाएं। मैं आपको बता देती हूँ, 17 करीब आपका वो पॉइंट्स बनेंगे। ऐसी लिस्ट जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं या फिर उसके चेयरमैन होते हैं। जैसे मैंने एक आपको बताया एनडीए में, दूसरा आप नीति आयोग कह दोगे, ये तो सब स्टूडेंट को पता है नीति आयोग। उसके अलावा भी तो है, 17 बता रही हूँ मैं आपको, 17 है। केंद्रीय हिंदी समिति, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे हैं। तो 17 है। मैं हर एक स्टूडेंट को कहूंगी इसकी एक लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा, भूलिएगा मत अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि ऐसे सवाल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का पूछने का बहुत मन करता है और वो हमेशा पूछते हैं ऐसे सवाल। सबको ये बात क्लियर है? कर लेंगे सब लोग इस चीज को, तो ऐसा अपना प्रिपेयर करके रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये पूरा ऑपरेशन दोस्त क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, अभी रिसेंटली ही लिथियम के बहुत सारे रिजर्व्स पाए गए हैं। कहां पर? जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन खोजता है ऐसी चीजों को? जियोलॉजिकल सर्वे, जिसे हम कहते हैं भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। यहाँ पे लिथियम, भारत में लिथियम नहीं मिलता, सब जानते हैं। लिथियम को भारत में इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से लिथियम मंगाना पड़ता है। और ऐसा भी मैं आपको बता दूं, लिथियम के लिए एक ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं उसको। कहाँ पे बनता है ये लिथियम ट्रायंगल? बनता है अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया में। इन 3 स्टेट्स में, कंट्रीज में सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? लिथियम ट्रायंगल। तो ये भी एक याद रखिएगा, लिथियम ट्रायंगल भी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसे ही एक टर्म होती है गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट, स्वर्णिम त्रिभुज और स्वर्णिम और अर्धचांद की तरह कह सकते हैं इसको। तो ये कहाँ पर बनते हैं, इनका क्या है, इनको क्या बोला जाता है? तो ये भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा, लिथियम जो है भारत में अच्छे खासे अमाउंट में नहीं मिलता है, कई कई जगह इसको खोजा जाता है तब जाके ये मिला है। और यहाँ पर करीब 5.9 मिलियन टन्स यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, इतना नहीं मिलता लेकिन कोशिश है यहाँ पर कि मिलना चाहिए। और भी इंडिया में मिलेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे व्हीकल्स चलाएंगे, उसका सपना भारत का साकार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अभी रिसेंटली एक खबर आई है, वैसे तो ये पहले से भी चलता आ रहा है, अभी फिर एक और ये जो है इसको पुख्ता प्रमाण मिला है कि भारत में जो है मिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। 22% भारत, वर्ल्ड का जो मिल्क का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? भारत में होता है। तो 22% से ज्यादा मिल्क का उत्पादन भारत है, दूध का उत्पादक। और उसके बाद यूएसए है, चीन है, पाकिस्तान है, ब्राजील है। और भारत में भी अगर मैं पूछूं तो भारत में भी उत्पादक राज्य कौन से हैं? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये एक डेटा भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये पूछा जा सकता है। और नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। मैंने नवंबर के करंट अफेयर जब कराए थे ना वीकली वाले, मैंने तब बताया था ये चीज। तो 26 नवंबर हमारा नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन वर्गीज कुरियन,
जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन के जो है इनको सफेद क्रांति का फादर कहा जाता है, उन्होंने इस चीज के लिए यहाँ पर पूरा उनका बर्थडे आता है इसलिए। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, हमारा संविधान दिवस भी होता है। चलो वो भी एक फैक्ट है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? बढ़ते हैं अगले। मैंने यहाँ पर कुछ इसमें से क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछा है, ये भी करंट अफेयर, बट मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में इन चीजों को पूछ रहे। क्वेश्चन है, यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलेंगे, यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये आंसर आता है तो। हुआ कहाँ पर है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? ये हुआ है लखनऊ में। लिख लीजिएगा, सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 3 दिन का समिट यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सारे अग्रीमेंट्स को भी यहाँ पर साइन किया है। बहुत सारे अग्रीमेंट साइन करे हैं यहाँ पर और 33 लाख करोड़ के यहाँ पे चीजें साइन की हैं, ठीक है, जिसमें काफी सारी जगह को यहाँ पर पैसा दिया गया है जहाँ पे कंट्रीब्यूट करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी। जैसे गाजियाबाद को, अलीगढ़ को, नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर को, मिर्जापुर को, प्रयागराज को, अयोध्या को, जौनपुर को, इन सबको भी दिया गया है। अगला सवाल है हमारा कि मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक कौन सा नेता विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है? समझ गए सब लोग? तो मॉर्निंग कंसल्ट एक ऐसी एजेंसी है जो यहाँ पर बताती है, काफी टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में बताती है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात दी। सो इनके हिसाब से कौन सबसे ऊपर टॉप करा है? मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएसए की फर्म है, 2012-14 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो इनके हिसाब से सबसे पॉपुलर लीडर कौन है वर्ल्ड का? तो देखिए भाई, 78% वोटों से यहाँ पर इस पूरे लीडरशिप में कौन आगे रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो टॉप पे वो रहे हैं, उसके अलावा जो बाइडेन, ऋषि सुनक, वो भी रहे हैं, ठीक है, पर टॉप पे हमारे भारत के मोदी जी रहे हैं। बाकी मैंने ऑप्शन में दिए ऋषि सुनक, जो बाइडेन, जकिंडा आर्डन। जकिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह अब हिंकिंस आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये भी एक फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट, किस पर्सन को यहाँ पर मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है एक ऑथर, नाम क्या है उनका? पेगी मोहन, ठीक है। ये अवार्ड उनको दिया गया है, इनकी बुक है, इस लेडी की बुक है वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है, जहां पर इन्होंने प्रवासी लोगों के बारे में बताया है। इनको 2 लाख रुपए का प्राइज मिला है यहाँ पर, तो ये भी एक याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का या एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाली एक यूनिट पीएम मोदी जी द्वारा कहां पर इनॉग्रेट की गई है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक न्यूज में बहुत रहा है और काफी बड़ी अचीवमेंट है भारत की। तो मेरा सवाल ये है कि जो HAL की ये फैक्ट्री लगेगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये फैक्ट्री, ये कहाँ है? ये है तुमकुरु में। कहाँ है तुमकुरु? कर्नाटका में सबसे बड़ी एक बनाई जाएगी, ठीक है। या आप पिक्चर देख सकते हैं इसकी, यहाँ पर ये इनॉग्रेशन, ये इस तरीके की फैक्ट्री होगी पूरी। ये 2016 से चलती आ रही है, अब फाइनली इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है भाई। ये भी याद रखिएगा, इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये फैक्ट्री बहुत सारे नए नए हेलीकॉप्टर्स, लाइट लड़ाकू विमान, बड़े वाला बड़ा लड़ाकू विमान, सभी को बनाने में कामयाब रही। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी एक एक चैट बॉट स्टार्ट किया है जिसका नाम है बार्ड? बार्ड, यहाँ पे चैट बॉट किसने स्टार्ट किया है? सो इसका सीधा आपका आंसर रहेगा गूगल। गूगल कंपनी ने इसको एक तैयार किया है और नए नए फीचर्स के साथ आप जो भी बोलेंगे काम करने के लिए सक्षम होगी। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, यूनेस्को अब आगे हो सकता है कि किसी एक साइट को, एक यूनिवर्सिटी को भारत की पहली जीवित विरासत के रूप में रिकॉग्नाइज करे। तो यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी को किया जाएगा? वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये भी एक फैक्ट याद रखना है सब लोगों को, विश्व भारती यूनिवर्सिटी।
ये किसने एस्टैब्लिश करी थी? रविंद्रनाथ जो है टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को जिनको सब जानते हैं, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश करा था। कब किया था? ये एस्टैब्लिश हुई थी 1921 में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, 1921 में बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर, जिसके चांसलर सॉरी, चांसलर कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। बाकी क्या सबके चांसलर कौन होते हैं? उस स्टेट के गवर्नर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसमें इसमें उस स्टेट के मतलब भारत के पूरे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये थे हमारे इस पूरे दूसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे कमेंट्स का इंतजार होता है कि आप लोग बताएंगे कि आपको किस तरीके से लगा, समझ में आई सारी चीजें। इसी प्रकार से और करंट अफेयर्स को भी मैं लेके आऊंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।